अब तक हमने मिनरल न्यूट्रिशन के मेजर जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया है। उनमें से आते हैं अपने जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। और सेकंड जो टॉपिक है वो नाइट्रोजन साइकिल है। और उसके बाद आता है यूज ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन का यूज जो है एनसीईआरटी में काफ़ी जो है पोर्शन कवर करता है और इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें जो मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है दो टाइप से होता है, एक तो एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक। अगर हम बात करते हैं एपोप्लास्टिक फॉर्म में, तो जो एपोप्लास्टिक फॉर्म है वो है एक इनएक्टिव फॉर्म जिसमें एटीपी का यूज नहीं होता है। और वाटर की अगर बात करें तो 96% वाटर इसी फॉर्म में जाता है। अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो लगभग ये माना जाता है कि 2% जो है मिनरल्स, वो 2 से 4% मिनरल्स एपोप्लास्टिक फॉर्म में यानी इनएक्टिव फॉर्म में जो है पौधों में एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरी बात आती है सिम्प्लास्टिक फॉर्म, जो है एक एक्टिव फॉर्म। और एक्टिव फॉर्म में हम ये समझते हैं कि एटीपी का यूज हुआ, और एटीपी का यूज हुआ इसका मतलब ये होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से या जो भी जो चैनल्स हैं जिनमें उनके माध्यम से जो मिनरल एब्जॉर्ब हुए हैं उन्हें हम मानते हैं कि वाटर जो होता है वो इसके माध्यम से 4% ही जा पाता है। लेकिन अगर मिनरल्स की बात करें तो लगभग 98% जो है मिनरल्स एक्टिव फॉर्म में ही जाते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि जो मिनरल्स हैं वो अपनी चार्ज फॉर्म में रहते हैं, और चार्ज फॉर्म में रहने के कारण ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे जो है दूर नहीं जा पाते। इससे ये रिपेल होने लगते हैं क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो अनचार्ज रहती है। इस वजह से इनका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ जो 2% जाते हैं वो भी जो है अनचार्ज फॉर्म में ही रहते हैं, तभी वो जा पाते हैं। जो चार्ज फॉर्म होती है उसमें से इनका जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक और चीज जो है वो ध्यान देने की है कि जो मैक्सिमम जो मिनरल्स होते हैं वो अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में जो है पौधों में एब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉलेस्ट फॉर्म इन द सेंस कि PO4-3। तो इसमें जो फॉस्फोरस है वो -3 + 8 यानी वो लगभग +5 फॉर्म में है। और +5 का मतलब हो गया कि वो बहुत ही छोटा आकार जो है केटाइन का हो गया। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो मिनरल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोरोन की। बोरोन का जो एब्जॉर्प्शन का जो फॉर्म है वो BO3- और ये B4O7-2 के फॉर्म में होता है। और जैसा कि हमने देखा कि ये भी इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में से ही है, क्योंकि अगर आप कैटाइन पर चार्ज देखेंगे तो बहुत ही कम आएगा। अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बोरोन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और इसको आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे, क्योंकि अगर जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन और यूज जो है वो बोरोन के कारण ही होता है। ये जो मिनरल्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो जो है फीका मग हो जाता है, यानी आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक मिनरल जो है दूसरे के एब्जॉर्प्शन में और उसके जो कार्य करने के तरीके हैं उस पर जो है अपनी भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह से कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें बोरोन काम आता है। शुगर ट्रांसपोर्ट का अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो बोरोन के अलावा उसमें कोई आंसर होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि शुगर ट्रांसपोर्ट में बोरोन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। थर्ड चीज बात करते हैं नो बोरोन नो नोड्यूल।
जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है पौधों में नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए, अगर बोरोन नहीं होगा तो फिर नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये एक एसेंशियल जो है कंपाउंड वहाँ पर एलिमेंट के रूप में काम करता है। अगर बोरोन नहीं होगा तो नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको इसी तरह से याद किया जाता है कि नो बोरोन नो नोड्यूल। अब हम बात करते हैं आयरन की। सबसे पहले आयरन में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका जो फेरिक फॉर्म है वो एब्जॉर्प्शन, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। फेरिक फॉर्म का क्वेश्चन आई थिंक 2016 में भी पूछा गया है नीट में, क्योंकि Fe+3 फॉर्म जो मैंने पहले भी कहा कि ये जो है ये फॉर्म Fe+2 से तो छोटा ही है। तो इस तरह से हम ये भी समझते हैं कि स्मॉलेस्ट फॉर्म है Fe+3 और इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इसी फॉर्म में होता है। ये जो है रेडॉक्स में आयरन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है पौधों में। अगर कोई आयन एक्सचेंज होता है तो वहां पर आयरन अपना स्पेशल रोल प्ले करता है। ये जो है बहुत सारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी तुलना में पौधों में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बन सबसे ज्यादा होता है, उसी तरह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें आयरन जो है सबसे ज्यादा देखा गया है। अगर हम बात करें फेराडोक्सिन और साइटोक्रोम प्रोटीन की तो उसका भी पार्ट होता है आयरन। एंड केटालेज जो एंजाइम है उसका एक्टिवेटर भी आयरन ही होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आयरन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो है SO4-2 फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसमें भी ये +6 फॉर्म में है और +6 फॉर्म में इसका मतलब सल्फर जो है स्मॉल है। अगर इसके अमीनो एसिड्स की बात करें तो अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन में जो है सल्फर पाया जाता है और यहाँ भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसको कई सारे क्वेश्चन में सिस्टीन और मिथियोनिन को पूछा भी जाता है। ये एक बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन भी है। विटामिन्स की बात करें तो थायमीन, बायोटीन और कोएंजाइम ए में भी इसका एक अपना है रोल है। फेराडोक्सिन जो है यहाँ पे कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि फेराडोक्सिन फेरस से रिलेट करता है। इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ऐसा लग सकता है कि आयरन इसका एक्टिवेटर है, लेकिन नहीं, सल्फर जो है इसका एक्टिवेटर है। बायोटीन से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फेराडोक्सिन से पूरे चांसेस होते हैं कंफ्यूजन के, क्योंकि इसमें जो है दोनों ऑप्शन पहले दिए जाते हैं और सबसे पहला ऑप्शन ही जो है आयरन से पूछा जाता है। मैग्नीशियम जो है Mg+2 फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और ये जो है फोटोसिंथेसिस और ब्रीथिंग के जो एंजाइम्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की सिंथेसाइज की तो उसमें भी मैग्नीशियम अपना अलग रोल प्ले करता है। इसको ऐसे समझाया जाता है कि जब अमीनो एसिड्स की बाइंडिंग होती है तो उसमें जो है मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के रिंग स्ट्रक्चर में भी मैग्नीशियम की जो है इम्पोर्टेंट भूमिका है। इसको इस तरह से दिखाया जाता है, ये जो रिंग दिखाई हुई है तो उसमें मैग्नीशियम इस तरह से लाई करता है। हालांकि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में जो है आयरन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मैग्नीशियम जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मोलिब्डेनम का क्वेश्चन आता है तो मोलिब्डेनम में भी नाइट्रोजनेज नाइट्रेट रिडक्शन एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है ये, और ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं जो यूजेस होते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के। कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो बोरोन, एक मोलिब्डेनम, तो इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। बोरोन में वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शुगर ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पे नाइट्रोजनेज का जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल जो यूजेस हैं जो एक लाइन के ही हैं। हालांकि इनमें काफी सारी चीजें एनसीईआरटी ने दी हुई हैं, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट कुछ आता है, अगर क्वेश्चंस कुछ आता है इसमें से, तो बस इसी में से कुछ चांसेस होते हैं। हालांकि आ सकता है, उनमें से भी आ सकता है, बट जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं कि ये तो मतलब आने ही आने, उनमें से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जो जैसे पोटेशियम और क्लोरीन है तो ये आयनिक बैलेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। और
अगर स्पेशली पोटेशियम की बात करें तो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में भी इनकी जो भूमिका है, हालांकि क्लोरीन भी उसमें काम आता है, क्योंकि जो मैलेट ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर अगर कैटायन अगर बढ़ जाता है अंदर तो क्लोरीन बाहर निकल जाता है, तो इस तरह की जो रिएक्शन उसमें चलती है। तो स्टोमेटा के जो ओपनिंग और क्लोजिंग में जो पोटेशियम और क्लोरीन जो है दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर कहीं आयनिक बैलेंस की बात आती है तो वहाँ फिर पोटेशियम क्लोरीन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमें नहीं दिखता। हालांकि यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है, लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन की अगर बात करें, अगर इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर फिर पोटेशियम क्लोरीन ही देखा जाता है। सोडियम पोटेशियम की हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, और जो नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक है वहाँ पर सोडियम पोटेशियम के पंप वगैरह की बातें की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये पोटेशियम और क्लोरीन ही है। अगर कैल्शियम की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, मिडिल लेयर फॉर्मेशन एक्सेट्रा में कैल्शियम का काफ़ी यूज़ है। यहाँ पे एक जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी देखा जाता है, वो भी कैल्शियम के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन कैल्शियम से रिलेटेड बनते हैं। हालांकि कैल्शियम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जो सेल डिवीजन वाला टॉपिक है या उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। जब मिडिल लेयर का फॉर्मेशन बताते हैं तो उस तरह से जो पेक्टाइड फॉर्मेशन है वहाँ भी कैल्शियम का यूज। मैग्नीज से रिलेटेड जो है मिनरल न्यूट्रिशन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो टॉक्सिसिटी वाला और एक है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हालांकि पढ़ते हम फोटोसिंथेसिस में है, जब हम बात करते हैं पीएच सेकंड में इलेक्ट्रॉन के पहुंचने की, तो वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है जो वाटर स्प्लिट करके वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है पीएच सेकंड को देता है। तो वहां पर 3 जो है कंपाउंड काम आते हैं, मैग्नीज हो गया, कैल्शियम और क्लोरीन। 4th जो चीज है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की हम बात करते हैं डीएनए आरएनए सिंथेसाइज में। हालांकि जो है फॉस्फोरस के काफ़ी सारे और भी यूजेस हैं, जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स में ये जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में काम आता है, लेकिन उसको आप एनसीईआरटी से चेकआउट कर लीजिए। डीएनए आरएनए सिंथेसाइज जो है इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जिंक की बात करें तो ऑक्सीजन सिंथेसाइज और कार्बोक्सिलेज एक्टिवेटर में। ऑक्सीजन सिंथेसाइज तो आप देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, और कार्बोक्सिलेज एक्टिवेटर जो एंजाइम है वो हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो जिंक भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेशन में। हालांकि इसमें कुछ ही लिखे हुए हैं, लेकिन जिंक जो है एक्टिवेशन में जो है सबसे आगे रहता है। कॉपर और आयरन की बात की जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या रेडॉक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर जो है कॉपर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बात हुई हमारी यूजेस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन की। इसमें आप एक बार एनसीईआरटी को और चेक कीजिए, और जो भी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनते हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए। और ये जो है टॉपिक लगभग जो चीज़ें हैं कवर हो चुकी हैं। इसमें हमने 3 वीडियोस में बात कर ली है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ट्रिक्स के बारे में, सेकंड जो है नाइट्रोजन साइकिल, और जो थर्ड है अपना यूजेस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। तो 2 के लिंक अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, और जो है थर्ड जो है वीडियो आप देख सकते हैं, और प्रॉपर इसको चेकआउट कीजिए। और जो है इसका रिवीजन ही इसका जो है याद करने का तरीका है, और कोई दूसरा जो है इसमें फॉर्म काम में नहीं आती है। तो हमारे यूजेस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ, और इसमें जो है और भी जो वीडियोस हैं आप तीनों को चेकआउट कीजिए। और थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए थे।